अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम में जब बच्चे बैठते हैं तो एग्जाम हॉल के अंदर बैठते ही उन्हें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और किन चीजों के बारे में उन्हें इल्म होना चाहिए और प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर को वो कैसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि उनकी जो मेहनत होती है या जो कुछ भी वो लिख के आते हैं एज एन आंसर अगेंस्ट डिफरेंट क्वेश्चंस जो उनसे पूछे गए होते हैं, तो कैसे वो इम्प्रेस करें मार्कर को ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है उनको मिल सके अगेंस्ट द आंसर्स दे हैव रिटन। अगर हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर से लेकर सिक्स्थ सेमेस्टर की बात करते हैं, तो इन सभी सेमेस्टर्स में अगर मैं खासकर सोशल साइंस की बात कर रहा हूं, तो अगर आप उसमें पेपर का जो पैटर्न होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 1, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन ए होता है। और इस सेक्शन ए में कितने 8 क्वेश्चंस होते हैं, कितने 8 क्वेश्चंस यहां पर होते हैं। ठीक है ना, तो आप यूं समझ लीजिए कि इनको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सेक्शन भी कहा जाता है। और फिर दूसरा सेक्शन जो होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन बी। ठीक है ना, तो सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर आर पार्ट होता है। ठीक है ना, यानी 4 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन हर क्वेश्चन का एक आर पार्ट होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन बी में कुल अगर आर पार्ट को मिलाकर हम कहें तो 8 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, 8 क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहां मतलब ओब्लिक 4 भी लिखूंगा। इसका मतलब ये हुआ असल में 4 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन हर क्वेश्चन का आर पार्ट होता है, तो दोनों क्वेश्चन मतलब आर पार्ट मिलाकर 8 हो जाते हैं। ठीक है ना, और फिर अगर हम यहां पर सेक्शन सी की बात करें, ठीक है ना, तो सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस होते हैं एंड आउट ऑफ 4 आपको कितने 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर कितने 4 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, तो 4 क्वेश्चंस में आपको कितने करने होते हैं, ओनली 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है। ठीक, यहां पर जो ये क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, अप टू क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं, या तो 3 मार्क्स होते हैं। ठीक है ना, और अगर एक और पैटर्न होता है जहां पर इसके 4 मार्क्स होते हैं। खैर, क्वेश्चंस के जितने भी मार्क्स होंगे हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला सेक्शन होता है शॉर्ट आंसर टाइप का। ठीक है ना, तो माजरा क्या होता है, यहां पर फिर जो क्वेश्चन नंबर मतलब यहां से क्वेश्चन नंबर 9 होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो भी क्वेश्चन होगा उसका एक आर पार्ट होगा। ठीक है ना, मतलब ये लाइन मान के चलिए कोई क्वेश्चन है और फिर इसका यहां पर आर पार्ट होता है। इसी तरीके से फिर क्वेश्चन नंबर 10 होता है और फिर इसका आर पार्ट होता है। इसी तरीके से यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 होता है और फिर इसका आर पार्ट होता है, और फिर क्वेश्चन नंबर 12 होता है और फिर इसका आर पार्ट होता है। ठीक है ना, अब आप यहां पर समझे, जो आप लोगों का पेपर होता है, जो आप लोगों का मसलन जो आप लोगों का पेपर होता है उसमें ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट, मीडियम एज वेल एज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना, अब जो आप लोगों का आंसर बुक होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है, रेक्टेंगल टाइप का होता है। अगर आप ग्राफ के हिसाब से देखें, शक्ल के हिसाब से देखें, इस तरीके का होता है। ठीक है, और जो उसका इंडेक्स पेज होता है, जो इसका पहला पेज होता है, फ्रंट पेज होता है। ठीक है ना, तो वहां पर आपसे क्या पूछा जाता है कि एक तो आप यहां पर करेक्ट, ठीक है, अपना रोल नंबर लिखें, आपका सेमेस्टर क्या है। ठीक है ना, और जिस सब्जेक्ट में आज आप लोगों का एग्जाम है उसका कोड क्या है, कोर्स कोड जिसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो वो लिखना होता है और एक डेट लिखना होता है। ठीक है ना,
तो होता क्या है कि बच्चे को चाहिए कि वो इनकी एंट्रीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करे, ठीक है ना। और फिर बिल्कुल इसके राइट हैंड साइड में इसी पेज के ऊपर एक और मतलब कुछ एंट्रीज करनी होती है, जिसमें आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर, जिसको आप एग्जामिनेशन रोल नंबर भी कहते हैं, फिर आप लोगों का सेमेस्टर और फिर डेट और फिर कोर्स कोड वगैरह, इन सभी चीजों को आपको बड़े ही एहतियात के साथ लिखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लोगों ने अपना एनरोलमेंट नंबर यहां पर गलत डाल दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस गलत रोल नंबर के अगेंस्ट रिजल्ट को डिक्लेयर करवाने के लिए आपको पेनल्टी देनी होगी, आपको जुर्माना देना होगा, और आपको जुर्माना देकर ही उसका रिजल्ट निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी है। तो उससे बचने के लिए जरूरी यह है कि बच्चा अपना एनरोलमेंट बहुत अच्छे तरीके से वहां पर लिखे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, जब आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है ना, तो कई बच्चे कई सेक्शंस को पहले चुन लेते हैं आंसर्स के लिए। मान के चलिए कि कोई बच्चा शॉर्ट आंसर से स्टार्ट कर देता है, इसी सेक्शन से स्टार्ट कर देता है। कोई बच्चा जो है वो मीडियम टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता है, और किसी को अच्छा लगता है कि वो पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठता है। अब जो कोई भी बच्चा जिस किसी भी सेक्शन में कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो वो बिल्कुल उसी सेक्शन से करे, ठीक है ना। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस का आंसर लिखने बैठते हैं, अगर मैं इस वाले सेक्शन की बात करूं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करूं, तो वहीं से पेपर पे लिख के होता है एज इंस्ट्रक्शंस कि ये जो 8 क्वेश्चंस हैं, एक तो इन सभी क्वेश्चंस को करना जरूरी है। दूसरी बात कि इन 8 क्वेश्चंस में से, ठीक है, जब भी आप किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठते हो, तो पहली बात यह कि मैक्सिमम वर्ड्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें से किसी भी क्वेश्चन के अगेंस्ट एज एन आंसर, उनका लिमिट जो मैक्सिमम है 20 वर्ड्स, मतलब 20 वर्ड से ज्यादा आप एज एन आंसर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लिमिट क्या है? 20, ठीक है ना। तो 20 से कम आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपर लिमिट जो उन्होंने तय किया है वो कितना है? दैट इज 20 वर्ड्स, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहां पर ख्याल रखें। तो बच्चे कई बार क्या कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहां एक क्वेश्चन उन्होंने उठाया करने के लिए, तो पूरा पेज लिख डालते हैं। तो भाई, मेरी बहन, मेरे भाई, जब वहीं से पूछा गया है कि वहीं से आपको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आप सिर्फ 20 वर्ड्स में ही इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, तो आप 10 लाइन्स या 15 लाइन्स में क्यों इतना ज्यादा आंसर लिख रहे हो? ऐसा लिखने की तो कोई बात ही नहीं है। एक तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हो, और ऊपर से अगर टेक्निकली हम इस चीज को देखें तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपसे पूछा जा रहा है, आपको उस मैप के हिसाब से, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, उस लाइन के हिसाब से आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ जो रूल सेट है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं वहां पर लिखने के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज का आप यहां पर ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, मानकर चलिए कि कोई बच्चा जो है उसने क्वेश्चन नंबर 4 यहां से स्टार्ट किया। इस चीज को मैं यहां पर एनसर्कल कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो जो ही बच्चा पहला क्वेश्चन लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, मान के चलिए कि ये पहला पेज है, इसने इसको पलट दिया और फिर वो पेज नंबर 2 पे आ गया, ठीक है। तो पेज नंबर 2 पे जब वो क्वेश्चन नंबर 4 पहले उसने तय किया कि वो लिखेगा, तो वो बच्चा, कई बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने मन के मुताबिक, उनको लगता है कि वो क्वेश्चन नंबर पहला वो कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो अब लिखने बैठा है, पहला क्वेश्चन उसके मन के मुताबिक वो करने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसको अपने हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 रैंक कर रहा है, वहां पर वो उसको मार्क कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1, हालांकि ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 4 का वो आंसर लिखना चाहता है तो वो सिंपली यहां पर लिखे क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। या कई बच्चे इस तरीके से लिखते हैं आंसर नंबर 4, ठीक है ना। ज्यादा बेहतर यह है कि वो ये लिखे क्वेश्चन नंबर 4, बस, ठीक है। और फिर अगर दूसरा सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर उसने शॉर्ट आंसर किया क्वेश्चन नंबर 4 का, अब उसने क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर लिखा और इसका आंसर लिखा,
तो 20 वर्ड्स में उसने इसको लिखा, ठीक है ना। तो उसके बाद ज्यादा बेहतर यह है कि एक दो लाइन्स को वो छोड़ दे, ब्लैंक छोड़ दे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करे, ठीक है। मानकर चलिए कि बच्चे को अब क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, ठीक है ना, तो उसका मन चाह रहा है कि वो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले करे, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 8 के साथ वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो फिर एक बार ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहां पर फिर वो क्वेश्चन नंबर 2 ना लिखे, बल्कि क्या लिखे, क्वेश्चन नंबर 8 लिखे, ठीक है ना। हाँ, पहले और दूसरे क्वेश्चन के बीच में अगर एक दो लाइन्स को वो ब्लैंक छोड़ रहा है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे एक तो ऑलरेडी पेपर काफी ज्यादा उसमें होता है, ठीक है ना, एक तो मैक्सिमम पेपर का वो यूटिलाइजेशन कर रहा है, उसको वो इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इससे प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन और क्वेश्चन के बीच में एक डिफरेंस रहेगा दो लाइन्स का, तो दिखने में भी वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप करिएगा, ठीक है ना, ये भी एक तरीका है। और तीसरी बात, कई बार जो बच्चे होते हैं वो क्या इधर लिखते हैं, मतलब काफी ज्यादा अंदर, ठीक है ना, लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ा मार्जिन यहां पर वो डालें, ठीक है ना। अगर उनके पास स्केल हो और पेन हो तो उसका इस्तेमाल करें, तो बिल्कुल एक इस तरीके का वो डिफरेंस लाइन यहां पर मतलब खींचे, ताकि यहां से जो है वो कुछ नहीं लिख पाएंगे, और जो लाइन उन्होंने खींची है, ठीक है ना, वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है ना, तो उस लाइन के इस साइड में वो लिखना स्टार्ट करें, ठीक है ना। देखिए, जब भी आप किसी चीज को बहुत सज धज कर लिखते हो तो अच्छा लगता है उस चीज को देखना, अच्छा लगता है उस चीज को पढ़ना, ठीक है ना, और बिल्कुल वो झलकता है, वो सफाई झलकता है, वो खूबी उस पेज से। तो ये एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है ना। तो यहां पर सिंपली एक वर्टिकल में वो लाइन डालें। और कई बार बच्चे क्या होते हैं कि उनके पास स्केल नहीं होता है, तो वो हाथ से लाइन डाल देते हैं, तो वैसा ना करें। स्केल, जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप वो सारी चीजें अपने साथ ले जाइए ना, जो आपके वहां काम आ जाएंगे, तो आप वो ले जाइए वहां पर, ठीक है। अब अगर आप लोगों के पास स्केल नहीं है, आप बाय मिस्टेक आप उसको भूल गए हैं, दूसरे से आप ले नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ठीक है ना, आप इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ठीक है, और यहां पर आप सिंपल इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। देखिए यहां पर ये जो है ये बिल्कुल अलग थलग रह जाएगा यहां पे, तो इस वाले पोर्शन में आपको हर पेज में नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, तो ये भी एक मेथड है, ये भी एक तरीका है। ज्यादा बेहतर ये है कि आप एक प्लेन स्केल अपने साथ ले आइए, और फिर बिल्कुल यहां पर आप एक लाइन खींचिए ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, तो जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो फिर आप लाइन के राइट साइड में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगा कि एक शॉर्ट आंसर, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2, वो उनको लग रहा है कि हम कंफर्टेबल इसके साथ फील कर रहे हैं, इसका आंसर हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो उन्होंने पहले एक शॉर्ट आंसर की लिखा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा तो लिखे क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आप पेपर में करें, उसका जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, एग्जैक्टली आपको वही क्वेश्चन नंबर आपके आंसर बुक में लिखना होगा। ये चीज जरूर से याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो जब आप लिखोगे, मान के चलिए कि बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 किया, तो लिखा उसने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अब उसके बाद उसको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो सेक्शन बी में और एक क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है ना, तो मुझे क्वेश्चन बी में अब जाना चाहिए, ठीक है। वो उसकी मतलब ये है, प्रिपरेशन के हिसाब से उसको लग रहा है, उसके मन के हिसाब से, उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से उसको लग रहा है कि वो ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि हर बच्चा पहले उसी क्वेश्चन को पिक करता है, उसी को लिखना पसंद करता है जिसमें उसको लगे कि वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है ना। तो अगर अब उसने क्वेश्चन नंबर 2 किया पहले सेक्शन से, और फिर यहां से क्वेश्चन नंबर 11 किया, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 किया, तो हाँ, यहां पर वो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद फिर एक लाइन या 2 लाइन ब्लैंक छोड़े और फिर क्वेश्चन नंबर 11 लिखे। अच्छा, यहां पर एक और बात बताना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आर पार्ट भी होता है, ठीक है ना, तो वो उसको क्वेश्चन नंबर 12 ना लिखे, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन नंबर 11 वो लिख रहा है तो वो क्वेश्चन नंबर 11 ही लिखे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा इस तरीके से लिखे,
क्वेश्चन नंबर मतलब 11 और यहां पर और पार्ट लिखे, ऐसा भी वो कर सकता है। अगर वो और ना भी लिखे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अगर खाली क्वेश्चन नंबर 11 लिखे तो ये भी ठीक है। अब अगर वो उसका आर पार्ट कर रहा है तो अगर वो आर लिख रहा है तो ठीक। और इसी तरीके से जो कोई भी क्वेश्चन वो चूज कर लेगा, पहले मतलब अगर उसने इसमें एक किया, फिर इसमें एक किया, फिर इसमें एक किया, ठीक है ना, तो वो उस पर डिपेंड करता है। वो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चंस को चूज कर ले, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि वो जिस सेक्शन से भी जिस क्वेश्चन को कर रहा है तो आंसर बुक पे वही क्वेश्चन नंबर लिखें जो उसके क्वेश्चन पेपर पे लिख के होगा, ठीक है ना। तो ये आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो आप इस तरीके से करिएगा, ठीक है ना। हालांकि अगर हम देखें, ज्यादा बेहतर यह होता है कि अगर आप पहले लॉन्ग आंसर करें, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर में तो उमूमन आपको 300 वर्ड्स के आसपास आंसर लिखना होता है, ठीक है ना। तो अगर आप पहले लॉन्ग आंसर करें तो दैट इज गुड थिंग, ठीक है ना। हालांकि ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप किसी सेक्शन को पिक कर रहे हैं तो पहले आप देखिए कि उस सेक्शन से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले आप उनको करिए, ठीक है ना। तो वो आप पे छोड़ देता हूं मैं। अगर किसी को लग रहा है कि क्वेश्चन ये जो सेक्शन 1 है या सेक्शन ए है, अगर किसी को लग रहा है कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन उस बच्चे को आ रहे हैं तो उसको चाहिए कि वो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन को पहले करे जो उनको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है ना। और फिर अगर उसको सेक्शन बी अच्छा आ रहा है या सेक्शन सी अच्छा आ रहा है तो जो दो सेक्शंस में उसको लगता है कि वो ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर लिख सकता है, फिर उस सेक्शन को चूज करें, ठीक है ना। तो एक रिदम के हिसाब से चले, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह होता है, सबसे अच्छी बात यह है कि मानकर चलिए कि बच्चे जब आप आंसर लिखते हो तो कई बार आपको लगता है कि आपने कोई लाइन लिखी या आपने कोई वर्ड लिखा या एक दो वर्ड्स आपने लिखे जो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के आंसर में अगर ये है या तो ऊपर नीचे इनका होना चाहिए था, मतलब नीचे होना चाहिए, या फिर ऊपर वाली लाइन में इन वर्ड्स को फिट करना था, या फिर आपको लगता है कि नहीं हमने जो नया सेंटेंस स्टार्ट किया है तो वो इन वर्ड से नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या आप कट उसमें मार देते हो, ठीक है ना। तो ठीक बात है, कट करना ठीक बात है, लेकिन इतना भी गंदा कट उसमें आप मत करिएगा कि जिससे वो पूरा पेज जो है वो गंदा दिखेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कट मारना ही है, अगर आपको ये मार्कर को दिखाना है कि ये चीज यहां पर मेरे हिसाब से मैंने गलत की है, तो प्लीज आप इसको मतलब ना देखें। तरीका ये है कि आप सिंपल एक क्रॉस मारिए ना, सिंपल यहां पर यहां से जो है आप छोटा सा एक क्रॉस मारिए, ठीक है। तो बच्चे क्या कर देते हैं, तो बच्चे क्या कर देते हैं वो इस तरीके से कर देते हैं। तो वो क्या कर देता है कि वो पूरा का पूरा पेज जो होता है ना तो वो थोड़ा लुक उसका बिगड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा भी आप ना करें, ठीक है ना। तो आप छोटा सा क्रॉस मारे यहां पर, मतलब आपने क्रॉस मार दिया हल्का सा, ठीक है ना, यहां से यहां तक कि ये आपके हिसाब से यहां पर फिट नहीं बैठता है, तो मैं इसको गलत यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आगे आप इसके लिखिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब आप लोगों ने पहला पेज लिखा, अच्छा किया आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस आप इसमें किए, ठीक है ना। तो कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, फिर वो इस पेज को खाली छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रूल ये कहता है, एग्जामिनेशन का रूल ये कहता है कि अगर बच्चा इसको ब्लैंक छोड़ रहा है और फिर वो इस पेज पे लिख रहा है, ठीक है ना, एक तो पहले ये कि वो ऐसा ना करे। अब अगर उसने इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली मीन्स गलती से रह गया, तो बच्चे को चाहिए कि वो खुद अपने हाथों से इसको क्रॉस करे, इस तरीके का वो क्रॉस इस पे मारे, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज और है, तो यहां पर आप क्रॉस मारिएगा, ठीक है ना। और फिर यहां नहीं, तो अगर आप लोगों ने क्रॉस नहीं किया, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आप लोगों ने फिर यहां से बाकी क्वेश्चंस किए उनको इवैल्यूएट ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि रूल यही कहता है। तो आप यहां पर ब्लैंक पेज छोड़ ही नहीं सकते हैं। अब अगर छोड़ दिया है, ठीक है ना, तो उस पर आप खुद क्रॉस करिए। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करने की। दूसरी बात,
मानकर चलिए कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने यहां पर लिखा, और अगर आप लोगों ने उस पर क्रॉस किया तो इसका मतलब यह हो गया कि आप मार्कर जो है वो इसको मार्क नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने उसको क्रॉस कर दिया। मींस आप इस चीज को सर्टिफाई कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये गलत है, इसका इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। आप कई बार क्रॉस मारते हैं और फिर ये उम्मीद लगा देते हैं कि इसमें मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ब्लैंक पेज आप ना छोड़े, ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, ये आप ना करें। मानकर चलिए कि आप लोगों ने आप सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है ना। तो जब आपने सारे क्वेश्चंस किए तो जो आप लोगों का आंसर बुक है उसमें यहां से 3-4 पेजेस ऐसे हैं जो ब्लैंक है, क्योंकि अब आप कुछ लिख नहीं सकते। आपसे जितने क्वेश्चंस करने के लिए पूछा गया है आपने उन सभी क्वेश्चंस को किया, फिर भी 2-3 पेजेस बच रहे हैं, ठीक है ना। मानकर चलिए कि ये पेज जो है यहां हाफ तक आप पहुंच गए और आपने सारे क्वेश्चंस को आंसर दिया, ठीक है ना। तो अब आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो तरीका यह है कि आप यहां पर सिंपली इस पेज के हाफ के नीचे, ठीक है ना, यहां पर फिर आप क्या लिखे, एंड पेज। इस तरीके से आप यहां पर लिखे एंड पेज, ठीक है ना, एंड पेज आप लिखे, बात खत्म, बस यह तरीका रहेगा, ठीक है ना। तो जब भी आप एग्जाम में बैठे, जब आपने अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखा, फिर भी अगर कुछ पेजेस बच रहे हैं, तो बिल्कुल जो आप लोगों का आखिरी वाला पेज होगा जिस पे आपने लिखा, और उसके बाद जितने भी ब्लैंक पेजेस है, तो जो आप लोगों का लिखने के हिसाब से आखिरी पेज होगा उस पे आप एंड पेज लिख दीजिए, बात खत्म। ये एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर हम देखें, प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर काफी ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। तो कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जिनको आप कुछ हेडिंग्स के तहत आंसर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप इस तरीके से आंसर लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग हेडिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, या वी आर गोइंग टू जस्टिफाई द क्वेश्चन विद द फॉलोइंग हेडिंग्स, ठीक है ना। तो वो जो हेडिंग्स आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो बेहतर ये है कि अगर आप लोगों ने एक हेडिंग लिखी तो आप उसको अंडरलाइन करिए और यहां पर आप डैश इस तरीके से छोड़ दीजिए, ठीक है ना, और फिर इसको आगे कर लीजिए। मिसाल ये पहली हेडिंग हो गई, फिर दूसरी हेडिंग भी इसी तरीके से, फिर तीसरी हेडिंग भी इसी तरीके से, और फिर चौथी हेडिंग भी इसी तरीके से, ठीक है ना। तो आप इसको अंडरलाइन करते जाइए उस हेडिंग को, और फिर उसके बाद आगे उसका आप लिखिए, ठीक है ना, इन बिटवीन द लाइन्स कि आप क्या चाहते हैं कि इस हेडिंग के तहत किस चीज को आप यहां पर जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो ये एक और तरीका होता है, एक और बात जिसको आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमेशा बच्चे को जहन में रखना चाहिए। एक, जो भी एंट्रीज वहां पर करनी होती हैं उनको वो बहुत अच्छे तरीके से करे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस में जितने भी सेक्शंस में उनको डिवाइड किया गया है। जिस सेक्शन का भी आप क्वेश्चन कर रहे हो पहले, तो जो पेपर पे क्वेश्चन होगा आप अपने आंसर बुक पे भी वही क्वेश्चन का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने सिखा दिया था यहां पर, ठीक है ना। और एक बात कि कोई ब्लैंक पेज आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना। और फिर जो आप लोगों का आखिरी पेज होगा जिसपे आप अपने आखिरी वाले क्वेश्चन की आखिरी लाइन लिखेंगे, उसके बाद जो बाकी बचे हुए पेजेस हैं, तो उस आखिरी पेज पे जो आप लोगों ने आखिरी लाइन बतौर आंसर लिखी, तो उसके बाद आप इस पे एंड पेज लिखिए। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इसके आगे आपने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। यह एक और बात है। और जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होता है, आप क्वेश्चन पेपर पे कभी भी गलती से कुछ मत लिखा करें, ठीक है ना। जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होता है उस पे आप सिर्फ एक चीज लिख सकते हैं, दैट इज योर एनरोलमेंट नंबर, ठीक है ना, यानी जिसको आप बोलते हो अपना रोल नंबर। आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है, और कोई और चीज आप उस पर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आपने उस पर कोई और चीज लिखी तो वो गलत बात है, उसको कभी कभार उस पर पनिशमेंट भी दी जा सकती है, उसको अनफेयर मतलब करार दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप वैसा ना करें। कोई भी सिर्फ एनरोलमेंट, आप उस एनरोलमेंट नंबर अपना या एग्जाम रोल नंबर जो आपका होता है वो उस चीज पे आप लिखिएगा, ठीक है ना। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है।
और अगर हम देखें तो जो आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर होता है, जो आप लोगों का रोल नंबर स्लिप होता है, उसको आप हमेशा उस रोज कैरी करें अपने साथ ले जाएं उसको जिस रोज आप लोगों का एग्जाम होगा। क्योंकि जो आपका सेंटर सुपरिंटेंडेंट होता है या जो कभी इंस्पेक्शन के लिए टीम आती है वहां पर, ठीक है ना, या जो आपका एडवाइजरी स्टाफ होता है वहां पर, या जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वगैरह, वो कभी भी आपको बोल सकते हैं कि आप उसको शो करिए, ठीक है ना। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वहां पर फिर मतलब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास क्यों नहीं है बेटा, आपके पास आपका रोल नंबर स्लिप क्यों नहीं है। तो उस चीज को आप हमेशा अपने साथ रखिएगा, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जहन में रखनी होगी, जब भी आप एग्जाम्स के लिए जाते हैं ना, मानकर चलिए कि एग्जाम स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, और अगर एग्जाम स्टार्ट हो गया और अभी 20 मिनट हो गए, आपने अपना पेपर वगैरह जो है लिखना स्टार्ट किया, मतलब एग्जाम स्टार्ट हो गया और इसके 20 मिनट बाद अगर कोई बच्चा मतलब गलती से लेट हो गया और एग्जाम को शुरू हुए 20 मिनट हो गए, तो वो बच्चा जो है वो क्लेम नहीं कर सकता कि आप अब मेरा एग्जाम ले लीजिए। क्योंकि आफ्टर 20 मिनट्स अगर आप इंस्ट्रक्शंस देखोगे ना यूनिवर्सिटी की तरफ, तो उस पर कैटेगरी के लिए ये लिखा होता है कि नहीं, अगर 20 मिनट के बाद बच्चा आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो आप एग्जाम उसको एग्जाम में अलाउ नहीं किया जा सकता है बैठने के लिए, क्योंकि 20 मिनट पहले ही पेपर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप ख्याल रखें, मतलब जिस रोज आप लोगों का एग्जाम होगा, जिस टाइम पे स्टार्ट होगा, आप एग्जैक्टली उस टाइम से पहले 10-15 मिनट वहां पर पहुंच जाए अपने अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में, ठीक है ना। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें एग्जामिनेशन के रिलेटेड, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर काफी ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। आपने पूरा साल कितने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने पूरे सेमेस्टर में कितने अच्छे किताबों से सीखा है, ठीक है ना। तो उस चीज को एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना होता है। तो अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हो, अगर आप उसको प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, अगर आपकी लिखाई मतलब जो कुछ भी आपने लिखा है बतौर आंसर, अगर वो बहुत एलिजिबल है, अगर वो बहुत नीट एंड क्लीन है, अगर वो एक अच्छे फॉर्मेट में आपने लिखा, तो यकीन करिएगा कि आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स लिखेंगे। हाँ, ये जरूर कहूंगा, अगर आप लोगों को ग्राफ बनाने मतलूब होंगे, किसी क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना होगा, तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर आप एक प्लेन स्केल ले लीजिए, जो कोई भी चीज आपको मदद करेगी उस ग्राफ को बनाने के अंदर, तो आप वो चीज अपने साथ ले सकते हैं, ठीक है ना।